तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कोरोना काल के उस दौर में कुछ ही पलों ने मुझसे मेरी जॉब छीन ली थी और सऊदी अरब से मुझे घर लौटना पड़ा। दरअसल मैं सऊदी अरब में अपने सेठ के नीचे काम करता था और उनकी गाड़ी ड्राइव करता था। उस दिन जब मैं अपने घर लौटा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया है। बस मेरा घर परिवार बचा है और मेरी जॉब और सब कुछ अब मानो ख़त्म सा हो गया था। मेरी पत्नी ने मुझे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुश्किल समय है, निकल जाएगा, चिंता मत करो। जिस वजह से मुझे काफ़ी हद तक संतोष मिला और अब तकरीबन 10 से 11 दिन बीत गए होंगे और उसके बाद मुझे एक कंपनी में काम मिल गया जहां पर मुझे डिलीवरी करनी थी, यानी कि खाने पीने की चीज़ें इस कोरोना काल में लोगों के घर पहुंचानी थी। जब इस ऑफ़र के लिए मैंने अप्लाई किया तो मुझे कंपनी वालों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। ताजुब की बात तो ये थी कि उन्होंने पहली बार में ही मुझे सिलेक्ट कर लिया। ना ही उन्होंने मुझसे कोई सवाल पूछे और ना ही मुझसे ड्राइव करवाया। इस बात ने मुझे काफ़ी हैरत में डाल दिया था, लेकिन जॉब की ज़रूरत तो थी मुझे, इसलिए मैं थोड़ा खुश होकर अपने घर लौटा और दूसरे दिन से काम करना शुरू करना था। और मुझे डिलीवरी पहुंचाने वाले कपड़ा भी दे दिए गए, साथ ही एक बाइक भी दी उन्होंने मुझे। पहली रात जब मैं डिलीवरी करने के लिए निकला था तो मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं एक अकेला डिलीवरी बॉय हूँ जिसको पूरी रात डिलीवरी करनी है। लेकिन उस कंपनी की रकम भी महीने की अच्छी खासी थी, तो मैं काम के लिए मना करने के बारे में सोच भी नहीं सका। और फिर मैंने एक पहली डिलीवरी पूरी की। डिलीवरी को पूरा करने में मुझे कोई मुसीबत तो पेश नहीं आई और साथ ही मुझे ये काम थोड़ा ठीक ठाक भी लगा। हालांकि ठंड के मौसम में बाइक पर इतनी देर चलना इतना आसान भी नहीं होता था। सुबह के लगभग 5 बजे के बाद मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता और मैं घर लौट जाता। रात भर की नींद की वजह से मैं सुबह सो जाता और शाम को उठकर वापस से नौकरी पर लग जाता। 5 से 6 दिन ऐसा ही चलता रहा, लेकिन शनिवार की रात जिसने मुझे पूरी तरह से ही हिला कर रख दिया था, ये शनिवार की रात थी जब मैं रोज़ की तरह बाइक लेकर डिलीवरी के लिए निकला था। रात का समय होने के कारण आज ठंड भी कुछ ज़्यादा थी और धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही थी, तो पूरी रात डिलीवरी करनी थी। पहले डिलीवरी का एड्रेस रंगोली नगर था। रंगोली नगर का ये गांव हमारी दुकान से काफ़ी दूरी पर था। मुझे उस गांव में पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1 घंटा लग गया। यह अब तक की सबसे लॉन्ग डिलीवरी थी, लेकिन हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही थी कि इस गाँव के अंदर काफ़ी सारे मकान ऐसे थे जिनके आगे ताला लगा हुआ था। शायद सभी लोग घर को छोड़कर खेत में जा चुके थे। जिस घर का मुझे एड्रेस मिला था, जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि बाहर पैसे रखे हुए थे और एक कागज़ पर लिखा हुआ था, खाने के बॉक्स को यहीं पर छोड़ दो। मैंने तुरंत ही वहाँ से पैसे उठाए और निकलने लगा, लेकिन तभी मेरी नज़र उस दरवाजे पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था मानो दरवाजे के भीतर किसी के 2 पैर नज़र आ रहे हैं। मैंने दरवाजे को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमें बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की परमिशन लिए किसी के घर का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। तो फिर मैंने तो अपने कदमों को वापस मोड़ लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ कोई लफड़ा हो जाए। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो किसी के खिसकने की आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और बाइक पर बैठकर वापस निकल गया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज जो चीज़ मैंने महसूस की थी वो आज से पहले मेरी ज़िंदगी ने मुझे कभी भी महसूस ही नहीं करवा पाई। एक अजीब सा डर था, तो मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया और उस पूरी रात मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात चलती रही कि आखिर उस घर के अंदर क्या था और क्यों बार बार मुझे उस घर की एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो पूरी रात गुजर जाने के बाद भी सुबह होते ही मुझे अपने शरीर पर एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ और फिर मैं खाना खाकर सो गया। दिन कटा और फिर से टाइम हुआ नौकरी पर जाने का, लेकिन शनिवार की रात को जो मैंने महसूस किया था अभी भी वो मुझे कोई नॉर्मल चीज़ नहीं लगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि आज फिर मुझे उसी एड्रेस पर डिलीवरी करनी है तो मैं तो एकदम से डर सा गया, क्योंकि वो गांव मुझे बड़ा ही अजीब लगने के साथ साथ कुछ डरावना भी लगता था। लेकिन अब डिलीवरी मुझे सौंप दी गई थी तो मना भी नहीं कर सका। उस रात मुझे मजबूरन फिर से निकलना पड़ा और इस बार जब मैं उस गांव में पहुंचा था तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। आज मुझे कल से भी ज़्यादा डर लग रहा था और पहली बार जब मैंने उस घर के सामने डिलीवरी की थी तो उस घर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन आज उस मकान का दरवाज़ा खुला हुआ था और एक लाइट भी जल रही थी। मैंने बाइक उस मकान के सामने रोक दी
और बाइक से उतरकर उस खाने के बॉक्स को वहीं दरवाजे के सामने रखने लगा। लेकिन मैंने देखा कि दरवाजे के पास आज पैसे नहीं थे। तभी मुझे अंदर से एक आवाज़ आई, भाई साहब अंदर आ जाइए। अंदर की आवाज़ सुनते ही मैंने अपने पैरों को उस मकान की तरफ मोड़ दिया। भाई साहब खाना यहीं पर रख दो। ये आवाज़ उस घर की रसोई घर से आ रही थी। खाने से भरे मैंने उस टिफ़िन बॉक्स को वहीं उस बरामदे में मौजूद एक टेबल पर रख दिया और पैसे मांगने लगा। लेकिन फिर उस आदमी की आवाज़ आना एकदम से बंद हो गई। मकान बाहर से दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अंदर सा ऐसा लग रहा था मानो सालों से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है। उस मकान की दीवार पर धूल लगी हुई थी, मकड़ी के जाले, और पूरे मकान के अंदर गड्ढे ही गड्ढे पड़े थे। कुछ देर और उस मकान में खामोशी बनी रही। फिर एक आदमी आया जिसके कपड़े फटे हुए थे और देखने में वो आदमी किसी भिखारी की तरह लग रहा था। उस आदमी को देखते मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह आदमी एक महंगी डिलीवरी कर सकता है। तभी मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, भाई साहब आपने डिलीवरी के लिए बोला था? तो उस आदमी ने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई। तो मैं हंसते हुए बोला, सर मुझे लेट हो रहा है तो आप थोड़ा जल्दी करके मुझे पेमेंट कर दीजिए। मेरी इस बात पर वो आदमी थोड़ी भारी आवाज़ में बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, अगली बार दे दूंगा। लेकिन मैं हट करने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी के अलावा कोई और भी इस मकान में है, क्योंकि वहाँ से किसी के चप्पल की आवाज़ आ रही थी। मैंने पहले तो इधर उधर देखा लेकिन कोई भी नज़र ही नहीं आया। फिर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब मुझे कंपनी को जवाब देना पड़ता है, एक एक रुपया उनको सौंपना पड़ता है वरना मेरी जेब से लग जाता है। लेकिन उस आदमी की ओर से सिर्फ एक ही जवाब आ रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कल दे पाऊंगा। इसलिए मैं उस आदमी से थक गया था। मैंने टिफ़िन का बॉक्स उठाया और थोड़ा गुस्से में जवाब देते हुए बोला, तो आपको खाना भी कल ही मिलेगा। और फिर ये बोलकर मैं बाइक पर बैठ गया। बाइक पर बैठते उस मकान में से दो आदमी बाहर निकले जिनके कपड़े भी उस आदमी की तरफ फटे हुए थे और वो दोनों भी किसी डाकू लफंगा की तरह लग रहे थे। वो सीधे मेरे पास आए और बोले, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी मैंने देखा कि उस मकान के अंदर 3 लोग और भी थे। उनमें से वो दोनों तो काफ़ी देर से मुझे नजर ही नहीं आए थे। तभी वो पहला आदमी जिसने मुझे कल पैसे देने को बोला था, पर वो भी मेरी बाइक के पास आ गया और तभी उसकी आंख चमकने लगी। उसकी लाल आंखों को चमकता देख मुझे यकीन हो गया था कि यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और उसी समय मैंने बाइक को स्टार्ट किया और उसे भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं खिसक पाई और एक ही जगह पर टायर घूमने लगा। तभी मैंने देखा कि उन तीनों लोगों में से तो वो 2 लोग तो वहाँ से गायब थे, लेकिन पहला आदमी अभी भी मेरी बाइक के पीछे खड़ा था और उसने बाइक को एक हाथ से पकड़ रखा था और जिस वजह से बाइक शराबी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उस आदमी का चेहरा और भी भयानक बन गया था। उसका वो खौफनाक चेहरा हर किसी को डरा दे। मेरी सांस गले से अटक रही थी। इस बार मुझे अपनी जान की परवाह थी तो मैंने बाइक को वहीं छोड़ दिया और बाइक से नीचे उतर गया और फिर पैदल पैदल वहाँ से भागने लगा। मुझे नहीं पता कि ये कस्बा था, लेकिन मैं किसी तरह से भागने में सफल रहा और उसके बाद हाईवे पर पहुँच गया। हाईवे पर भी गाड़ियों का आना जाना बहुत कम था और इसी बीच मैंने देखा कि कोई बाइक मेरा पीछा कर रही है। मैंने मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि ये मेरी ही बाइक थी जिससे मैं डिलीवरी करता था। सड़क पर भागना तो मौत के साथ खिलवाड़ करना जैसा था, इसलिए मैं सड़क से उतरकर उस सड़क के बगल में सटे हुए कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगा। कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा, इसलिए मैं रुककर सांस लेने लगा। लेकिन फिर मेरा ध्यान सामने की ओर नजर आने वाले एक गांव पर पड़ा तो मैंने देखा कि ये तो वही भूतिया गाँव था जहाँ से मैं भागा था। आगे की ओर बढ़ने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था तो मैं उस गाँव के अंदर घुस गया। मुझे उस गांव के अंदर जाने से डर तो बहुत लगा, मगर मैं अंदर तक चला ही गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उस भयानक प्रेत से बचने के लिए मैं कोई सही जगह देखने लगा। फिर कुछ देर के बाद मेरी नज़र एक घास फूस से बनी टपरी पर पड़ी। सही जगह देखकर मैं टपरी के अंदर चला गया जहाँ मुझे उस सुनसान जगह के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। मैं दुबक कर एक कोने में बैठ गया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और अपने कंधे पर हाथ रखने की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और शरीर भी मेरा कँपकँपाने लगा। और जब मैंने पीछे पलटते हुए देखा तो मैं बर्फ़ की सिल्ली की तरह जम गया। किसी मम्मी की तरह अपने शरीर पर कपड़ा लपेटे वो चीज़ बहुत ही डरावनी थी। मेरी जान हलक में आ गई, साथ ही मेरी आवाज़ तक मुँह से बाहर नहीं निकल पा रही थी और मैं भूतों से बचने के लिए काफ़ी दूर आ गया था। लेकिन इन प्रेतों ने मेरा पीछा न छोड़ने की कसम खा रखी थी।
किसी मम्मी की तरह नजर आने वाले उस भूत को देखकर मैं तो बुरी तरह डरा सहमा वहीं पर बैठा रहा और मैंने अपने सर को अपने घुटनों में ले लिया। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने एक बार भी अपनी गर्दन नहीं उठाई। फिर कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, क्योंकि अचानक से सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। वहाँ का माहौल सही हुआ और फिर मैंने गर्दन उठाई तो मैंने देखा कि अब वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर मौके का फ़ायदा उठाकर मैं तुरंत ही भागा और अब की बार मैं वापस से नेशनल हाईवे की ओर बढ़ गया। इसी तरह भागते भागते मुझे सड़क के किनारे एक आदमी गड्ढा खोदता हुआ दिखा। जब मैंने उस आदमी को देखा तो मुझे लगा कि ये आदमी मुझे आगे का रास्ता बता सकता है, लेकिन जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक डेड बॉडी को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। तभी उस डेड बॉडी को देखकर मुझे पूरी तरीके से विश्वास हो गया था कि वास्तव में ये पूरा इलाका ही भूतिया है, क्योंकि वो डेड बॉडी उसी आदमी की थी जो मुझे डिलीवरी करने के लिए बोल रहा था। फिर इसी बीच मेरी एक चीख निकल गई और चीख निकलने के कारण वो आदमी मुझे घूरने लगा। मैं 2 कदम पीछे हट गया। तभी उस आदमी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सीधी सड़क की तरफ भागो, तुम्हें सामने एक मंदिर नजर आ जाएगा और तुम्हें किसी तरह आज की रात उस मंदिर में ही रुकना है। और इतना सुनकर तो मेरे अंदर जान से आ गई, लेकिन मुझे अभी भी उस आदमी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास कोई चारा नहीं था और मैं उसी वक्त भागा और फिर कुछ देर के बाद एक मंदिर के पास पहुंच गया। सच में वो आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा था। उस पूरी रात में उस मंदिर में रुका रहा जो भगवान हनुमान जी का मंदिर था। दोस्तों, उस दिन मेरी जान तो बच गई, लेकिन मैं अब डिलीवरी का काम छोड़ चुका हूँ। मुझे पता चला कि जिस गांव में मैं डिलीवरी करता हूँ वो एक भूतों का इलाका है और वहाँ इस तरह की घटनाओं का घटना एक आम बात है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक